हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइज, आप लोग जानते हैं कि जो मैं 7 फेर वाली सीरीज है कुमार गौरव सर जी के द्वारा जो बुक मतलब हैंड रिटन नोट्स है उसको मैं क्या कि इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। मतलब इस बुक को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है गाइज, तो मैं डेली मेरा टारगेट रहता है 10 पेज इसको करना। ठीक है, तो हम डेली कर चुके थे। कल हम कहाँ तक कर चुके थे? 120 तक। ठीक है गाइज, आज हम करेंगे 121 से स्टार्ट करेंगे, 130 तक करेंगे। ठीक है गाइज, तो आइए हम इस क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, क्या करा है हमारा। देखिए, जीवाणु जनित रोग। तो गाइज देखिए, इसके वाहक जो है ना, वाहक तो आप लोग ये देख लीजिएगा लिखा है, लेकिन हम इसको बता दे रहे हैं जीवाणु जनित रोग कौन कौन होता है। तो जीवाणु जनित रोग हमारा होता है ना, टाइफाइड होता है, हैजा होता है, क्षय रोग होता है, डिप्थीरिया होता है, टिटनेस होता है, काली खांसी होती है, प्लेग होती है। तो गाइज इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए सर ने बताया है क्या ट्रिक है कि जीवाणु जनित रोग हमारे बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग है कौन है? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। मतलब कि पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो इसके लिए फिर होगा पंडित मतलब प्लेग। टी से क्या हो जाएगा? डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, टी से हो जाएगा टीबी, और क से हो जाएगा काली खांसी, टी से हो जाएगा टिटनस, और उसके बाद क से हो जाएगा कुष्ठ रोग, न्यू से होगा निमोनिया, उसके बाद ह से हो जाएगा हैजा, ट से हो जाएगा टाइफाइड, उसके बाद बैक्टीरिया गोनेरिया सुजाऊ। तो सुजाक, तो ये हमारा क्या इसका मतलब ट्रिक है कि इसका बैक्टीरिया से होने वाले जीवाणु से होने वाले जनित रोग का क्या है? पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। ठीक है, तो हो जाएगा। आप आइए गाइज, यहाँ पे हम क्या किए कि काली खांसी देख लिए, टिटनेस हो जाएगा, ग्लाइकोड टिटनेस हो जाएगा, फिर काली खांसी बैक्टीरियल कुछ हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा। ठीक है, फिर जीवाणु जनित रोग देखते हैं। जीवाणु जनित रोग क्या करा है कि देखिए रेबीज, रेबीज और उसके बाद क्या होता है ना, रेबीज और डेंगू और चेचक, छोटी माता, खसरा, एम्फुलियंजा, एम्फुलिंजा। तो गाइज वाहक तो आप लोग बोले ना, वाहक आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जरूरी जो है हम उसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा रेबीज हो गया, डेंगू हो गया, हमारा चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, खसरा हो गया, एम्फ्लुएंजा हो गया। देखिए क्या होता है, चेचक पर नहीं ओला पर जाओ, चेचक पर नहीं ओला पर जाओ। तो हमारा क्या है, चेचक पे नहीं ओला पर जाओ। तो रेबीज क्या हो जाएगा? रेबीज चेचक पे नहीं ओला पर जाओ। इसका क्या ट्रिक है? जैसे क्या चेचक हो जाएगा, अब प से क्या हो जाएगा? प से नहीं, आर से होगा कुछ, आर से रेबीज हो जाएगा, न से नहीं, ह से क्या हो जाएगा? ह से हमारा, ह से कुछ नहीं होगा, ओ से क्या देगा? वो जाओ मतलब छोटी, मतलब इसी तरह सर बना दिए हैं, बनाए इसको। ठीक है, रेबीज, डेंगू, चेचक, छोटी माता, खसरा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, विषाणु जनित रोग है, वायरस से होने वाले रोग। ठीक है गाइस, उसके बाद देखिए हमारा क्या करें, अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या होता है? जिसको कि हेमोफीलिया, पटाउ हेमोफीलिया होता है, पटाउ सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, वर्णदत्ता एड्स होता है ना। तो ये सब हमारा अनुवांशिक रोग होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा कौन सा हमारा अनुवांशिक रोग नहीं है। अब बच्चा को देखे पूछेगा कौन सा इसमें अनुवांशिक रोग है, तो इसमें एड्स आता है ज़्यादातर गाइस। उसके बाद पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हेमोफीलिया, हेमोफीलिया भी देखिए हमारा क्या अनुवांशिक रोग होता है। ठीक है गाइज, और 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से पटाउन सिंड्रोम रोग होता है। तो 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से पटाउ सिंड्रोम रोग होता है। 11वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से डाउन सिंड्रोम रोग होता है। तो 11वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से डाउन सिंड्रोम रोग होता है। ठीक है गाइज, आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। इसमें क्या करा है हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। आइए थोड़ा सा जानकारी दिए हैं सर, इसको देखते हैं हम क्या दिए हैं कि देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है। क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारे भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है ना, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुई थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको दिया गया था? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया था? दी शंकर कुरूप को दिया गया था ना। फिर दिया था वर्ष 2023 में, 2023 के लिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद मतलब कि विद्वान मतलब कि जगगुरु
जगद्गुरु राम भद्राचार्य को और उर्दू कवि गुलजार को दिया गया था। अभी 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में वही उन्हीं को है, ठीक है ना। अभी तक 60वां नहीं दिया गया, तो 59वां किसको दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है गाइस। तो हमें इतना ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में हमें इतनी बातें याद रखना है, ठीक है। देखिए, विश्व अनाज उत्पादक देश ना, तो विश्व अनाज उत्पादक देश जैसे क्या हो, गेहूं, तो गेहूं में हमारा पहला स्थान किसका है? चीन का है। दूध में हमारा पहला स्थान किसका है? भारत का है। कॉफी में पहला स्थान किसका? ब्राजील का है। चीनी में पहला स्थान किसका? ब्राजील का है। और चाय में पहला स्थान किसका? चीनी का है। तो अब देखिए, अब दूसरा स्थान देखिए, तो भारत का स्थान क्या है? तो गेहूं में भारत का स्थान दूसरा है ना। और उसके बाद क्या है कि भारत का स्थान गेहूं में दूसरा है। और उसके बाद क्या है कि दूध में पहला है। उसके बाद कॉफी में 7वां स्थान है भारत का। चीनी में दूसरा स्थान है। चावल में भी दूसरा स्थान है, ठीक है गाइस। तो इसको हम लोग थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से लिए, ठीक है। फिर देखिए क्या करा हमारा कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ से एक प्रश्न तो समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा है। इसमें कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, पहला क्या दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड, संगीत से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? संगीत से। पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है, पत्रकारिता से। अब प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला से संबंधित है ना। उसके बाद बीसी राज चिकित्सा से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्मी जगत में से संबंधित है ना। परमवीर चक्र वीरता से संबंधित है। तो गाइस, सबसे बढ़िया पुरस्कार पूछा था हमारा एक प्रित्जर पुरस्कार जो कि वास्तुकला संबंधित है, एक पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता संबंधित है, एक ग्रैमी अवार्ड एक किससे संबंधित है हमारा मतलब कि संगीत से, एक ऑस्कर फॉर जो फिल्म जगत में दिया जाता है। तो ये सब इतना पूछता है, लेकिन परमवीर चक्र भी हमें देखना है किसे वीरता के लिए प्रसिद्ध है। तो हमारा देखिए सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्या है कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है हमारा? तो ग्रैमी अवार्ड हमारा संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में जाता है ना। पुलित्जर पुरस्कार वास्तुकला, देखिए पुलित्जर कहेगा तो पत्रकारिता, लेकिन पित्जर कहेगा तो वास्तुकला। बीसी राव चिकित्सा, ऑस्कर कहेगा तो फिल्मी जगत, परमवीर चक्र कहेगा तो वीरता, ठीक है गाइज। तो इसको हमें क्या करना, अच्छे से याद रखना है, ठीक। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या करना। देखिए गाइज, कुछ देश है उसके राजधानी दिया है ना, कुछ देश और उसकी राजधानी, ठीक है गाइज। इस बुक को धीरे धीरे हम देखिए, हमें लग रहा है कि 3-4 से दिन में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है गाइज। तो हम इसको कंप्लीट करके एक और सीरीज जिसको चालू करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी 7 फिर वाली सीरीज धीरे धीरे 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी, ठीक है गाइज। क्योंकि देखिए 200 पेज में हमें लग रहा है कि हम 120 उस आ ही गए हैं, ठीक है ना। तो 80 पेज और बचा है। तो देखिए क्या है हमारा कि देश व राजधानी, देखिए क्या है, कनाडा, कनाडा का हमारा क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या? ओटावा। नॉर्वे की राजधानी क्या? ओस्लो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? कैनबरा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या? वेलिंगटन। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या? वियना। देखिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। सर्बिया की बेलग्रेड है, तुर्की का अंकारा है, इंडोनेशिया का नुसंतारा है, कजाकिस्तान का अस्ताना है। गाइस, इसमें पूरे इंपॉर्टेंट, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग को रखना है तो ऑस्ट्रिया रखिएगा, उसके बाद नॉर्वे रखिएगा, उसके बाद क्या है कि न्यूजीलैंड रखिएगा, उसके बाद तुर्की रखिएगा, उसके बाद इंडोनेशिया रखिएगा। गाइस देखिए ये तो पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम क्या ये जो देश राजधानी इसमें पूरे इंपॉर्टेंट, इसको एक बार और देख लेते हैं। कनाडा की राजधानी क्या? हमारा ओटावा है, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी क्या? हमारा ओस्लो है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या? हमारा कैनबरा है ना। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या? वेलिंगटन है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या? वियना है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड से। तुर्की की राजधानी अंकारा है। इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है ना। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है ना। तो विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन है? कनाडा है। तो विश्व में सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन है हमारा? तो कौन है? कनाडा है। तुर्की देश एशिया प्लस यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अब देखिए कुछ भारत प्राप्तकर्ता, जो भारत प्राप्त करता, भारत रत्न प्राप्त करता, उनके बारे में देखते हैं। क्या दिया हमारा कि क्या दिया? पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। तो ये बार बार पूछता है कि वो भारत रत्न 1999 में किनको मिला था? तो 1999 में किसको मिला था? पंडित रविशंकर को। किनको? पंडित रविशंकर को, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है गाइस। तो पंडित रविशंकर को मिला था। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला था, ठीक है। उन्हीं के जस्ट एक मतलब कि पहले इनको मिला क्या? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। तो उसके बाद क्या कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में मिला। उसके बाद क्या कि पंडित रविशंकर को 1999 में मिला। फिर लता मंगेशकर को 2001 में मिला है हमारा भारत रत्न, ठीक है। ये भी पूछता है बार बार कि लता मंगेशकर को कब मिला? 2001 में मिला, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी को 2009 में मिला है, ठीक है। उसके बाद सबसे युवा भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला। तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? 2014 में मिला, ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या करा हमारा कि
दादा साहब फाल्के पुरस्कार ना, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ना। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना सिनेमा क्षेत्र के जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ना सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ना। यह पुरस्कार प्रथम बार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। किसको दिया गया था? यह पुरस्कार प्रथम बार 1969 में देविका रानी को दिया गया था। वो 2024 में इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले व्यक्ति मथुरा चक्रवर्ती है। 2023 में यह पुरस्कार वहीदा रहमान को मिला था ना। तो 2023 में पुरस्कार किसको मिला था? वहीदा रहमान को मिला था। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला था। यह पुरस्कार प्रथम बार वर्ष 1969 में दिया गया, देविका रानी को दिया गया था। 2024 में सम्मानित होने वाले व्यक्ति मिथुन चक्रवर्ती है। फिर 2023 में मिला तो वहीदा रहमान को। ठीक है, अभी वर्तमान वाले हमें पता करके इसको पढ़ाना चाहिए, बट हम पता नहीं किए। ठीक है, अभी करंट वरेंट भी हम नहीं ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है गाइज, उसको देखिए भारत रत्न से सम्मानित विदेशी कौन है ना। तो भारत रत्न से सम्मानित विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान है। कौन है? इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं ना। तो भारत रत्न से विदेशी मतलब सम्मानित व्यक्ति कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। भारत रत्न से प्रथम सम्मानित व्यक्ति जिसको वर्ष 1987 में मिला था, इनको सीमांत गांधी भी कहते हैं। फ्रंटियर गांधी, वही फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी किनको कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेल्सन मंडेला, दक्षिण भारत व्यक्ति नेल्सन मंडेला को वर्ष 1990 में भारत रत्न मिला था। कब मिला था? दक्षिण अफ्रीकी व्यक्ति नेल्सन मंडेला को वर्ष 1990 में भारत रत्न मिला था। कब मिला था? 1990 में। मदर टेरेसा, इनको वर्ष 1980 में भारत रत्न मिला था। कब मिला था? वर्ष 1980 में भारत रत्न मिला था। इनको वर्ष 1948 में भारत की नागरिकता मिली थी। ठीक है, फिर देखिए गाइस क्या है कि वर्ष 2024 में भारत रत्न सम्मानित व्यक्ति, तो भारत रत्न 2024 से ना भारत रत्न कौन है? देखो एम.एस. स्वामीनाथन है, पी.वी. नरसिम्हा राव है, लाल कृष्ण आडवाणी है, कर्पूर ठाकुर है, चौधरी चरण सिंह है। तो ये 5 लोग हैं जिनको 2024 में भारत रत्न मिला है। तो इसे भारत रत्न तो तीनों लोग को दिया जाता था, बट मतलब अब तो 3-4 लोग को भी हो गया है। तो कितने हैं? ये कितने हमारे पूरे मतलब कौन है? इतने हमारे कितने हैं कि पूरे हमारे 5 लोग हैं जो कि 2024 में भारत रत्न सम्मानित किया गया था ना। तो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है, फिर उसके बाद पी.वी. नरसिम्हा राव है, फिर लाल कृष्ण आडवाणी है, फिर कर्पूर ठाकुर है, फिर चौधरी चरण सिंह है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह है। फिर देखिए प्रमुख जनजाति, ककर प्रमुख जनजाति मसाई कन्या व जनजातियाँ होती है। बुशमैन क्या होती है? कलाहारी मरुस्थल से होती है ना। पिंगमी क्या होती है? कांगो से होती है। शैम्पेन जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप है। तो शैम्पेन जारवा स्टेनरी, तो शैम्पेन जारवा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शैम्पेन जारवा का अंडमान और निकोबार से। मसाई जनजाति देख लीजिएगा केन्या से है। और उसके बाद बस उसके बाद देखिएगा हम नोबेल पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, किसके बारे में देखते हैं? नोबेल प्राइज के बारे में ना, नोबेल प्राइज के बारे में। ठीक है, नोबेल प्राइज। ठीक है, नोबेल प्राइज अभी मैं इसको तो आप लोग को पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब मैं स्पेशल टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, स्पेशल टॉपिक पढ़ाऊंगा यूपी पुलिस के लिए ना, तो उसमें मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आप लोग को। ठीक है ना, देखिए गाइस क्या नोबेल पुरस्कार के बारे में देखिए। ये पुरस्कार की शुरुआत इसकी शुरुआत तो देखिए, इसकी शुरुआत तो 1900 में हो गई थी। ठीक है, लेकिन ये देना कब शुरू हुआ था? 1901 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो वहीं से लिखा गया था। ये पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1901 में हुई थी। ठीक है ना, यह मतलब कि कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, मतलब शांति व अर्थशास्त्र। किसमें? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले 5 में दिया जाता था, बस अब क्षेत्र में मतलब 6 में दिया जाता है। ठीक है, तो पहला कौन है? भौतिकी, फिर क्या रसायन, फिर क्या होता है? चिकित्सा, फिर क्या होता है कि साहित्य, फिर क्या होता है? शांति, फिर अर्थशास्त्र होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, भौतिक में पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में है, मतलब कि क्या है? कानराड राडजन को दिया गया न। तो भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में कानराड राडजन को दिया गया था ना। फिर रसायन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 में जो यचवान मतलब कि यचवान हाफ को दिया गया था ना। फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, जो मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में एडोल्फ वांग बेहिंग को दिया गया था ना। फिर साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में
प्रधोम को दिया गया था। फिर शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले हेनरी ड्यूनेंट थे। तो शांति के क्षेत्र में कौन थे? हेनरी ड्यूनेंट थे ना। फिर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले वर्ष 1969 में रागनर फ्रिक्स व जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था। ठीक है गाइज। फिर क्या नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार को छोड़कर स्कॉट होम में, जबकि शांति पुरस्कार ओस्लो की राजधानी मतलब कि ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में दिया जाता है ना। तो देखिए हमारा जो कि एक है सबको कहाँ पे दिया जाता है, जितने भी पुरस्कार 5 उसको कहाँ दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार को छोड़कर। नोबेल पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार में ना जो शांति पुरस्कार है उसको छोड़ के जो सभी 5 है ना उसको स्कॉट होम स्वीडन में दिया जाता है ना। और जबकि शांति जो पुरस्कार है ना उसको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? ओस्लो में दिया जाता है ना। ठीक है ना, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि जो 5 है ना, 5 है तो उसको मतलब इसको स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, लेकिन शांति वाला कहाँ दिया जाता है? ओस्लो की राजधानी नॉर्वे में। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ठीक है गाइस। फिर क्या? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। क्या है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण व पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। फिर देखिए रेडियो धार्मिकता क्या करा है कि रेडियो धार्मिकता के लिए पियरे क्यूरी, हेनरी बेकुरेल और मैडम क्यूरी को वर्ष 1913 में संयुक्त रूप में से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था ना। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गाइस नेक्स्ट देखते हैं क्या करा। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। कब हुई थी? इस मतलब कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में की गई थी। कब की गई? 1954 में की गई थी। यह पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। कब? कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। संविधान की 22 भाषाएं व राजस्थानी प्लस अंग्रेजी में दिया जाता है ना। फिर यांग तीसी नदी क्या होता है? यह नदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो यांग तीसी कौन है? यह नदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी व एशिया की सबसे बड़ी नदी है ना। तो कौन है? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन है? यांगतीसी नदी है ना। यह नदी चीन में बहती है ना। इस नदी के किनारे चीन का संघाई शहर स्थित है ना। चीन का शोक ह्यांगो नदी को कहा जाता है ना। ह्यांगो नदी को। तो चीन का शोक किसको कहा जाता है? ह्यांगो नदी को कहा जाता है ना। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या होता है ना कि यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो रूप के मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है ना। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो कि रूस के मॉस्को को से जोड़ता है। इस रेल मार्ग की लंबाई लगभग 9,200 किलोमीटर है ना। फिर देखिए कुछ ज्वालामुखी देखते हैं गाइस क्या है हमारा। देखिए विषुवत कहाँ है? विषुवत कहाँ है? किस देश में? इटली में है। कहाँ है? विषुवत कहाँ पे? हमारा इटली में है। कहाँ है विषुवत? हमारा कहाँ? इटली में। एटना कहाँ पे? इटली में। तो विषुवत हमारा कहाँ है? इटली में है। एटना का हमारा इटली में है। कोटोपैक्सी कहाँ? इक्वाडोर में है। फिर क्राकतोवा कहाँ है? इंडोनेशिया में है। फिर मोना लोवा कहाँ? हवाई द्वीप में है। फिर क्या है? कटमई का अलास्का में है। फिर माउंट फ्यूजी कहाँ है? जापान में। गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों है सोवियत। चलिए उसको बता दें। फिर देखिए क्या माउंट फ्यूजी क्या? जापान में। ठीक है ना। उसके बाद क्या है ना जिम्बराजी का इक्वाडोर में। फिर क्या है कि ओजोस डे सोलर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, किलीमंजारो का तंजानिया में ना। उसके बाद क्या है? देमबंद का ईरान में। माउंट ताल का फिलीपींस में। तो सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विषुवत ज्वालामुखी इटली में, एटना ज्वालामुखी इटली में, कटोपेक्सी का इक्वाडोर में है। उसके बाद क्या है कि क्राकतोवा का इंडोनेशिया में है। फिर माउंट फ्यूजी का जापान में है। उसके बाद ये हमारा किलीमंजारो का तंजानिया में। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब है। ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए क्या हमारा कर रहा है
कुछ घास के मैदान देखते हैं ना, जैसे घास भूमियाँ होती ना है, तो उस घास के कुछ मैदान होते हैं, कुछ सिसोड़ घास के मैदान होते हैं, जो कि बार बार एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है, 1 से 2 प्रश्न पक्का यहाँ से फिक्स रहता है, एक प्रश्न, ठीक है गाइज। तो यहाँ देखिए पंपास को हम क्या कहते हैं, पंपास हमारा जो अर्जेंटीना ना है, अर्जेंटीना घास के मैदान को पंपास कहते हैं, ब्राजील के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, पराग्वे घास के, उरुग्वे के घास के मैदान को हम पंपास कहते हैं। छोड़िए गाइज, हंगरी के पंपास, गाइज कंपास है, हम पंपास पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, तो कंपास है ना, तो ब्राजील और अर्जेंटीना के मतलब घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, हम ब्राजील और मतलब यहाँ पे अर्जेंटीना है ना, तो अर्जेंटीना के तो पंपास कहते ही हैं, लेकिन कंपास लिखा है, लेकिन पंपास ही होगा, ठीक है ना, पंपास ही है, कंपास तो नहीं है। पर देखिए, तो इसको देख लिया, ब्राजील उरुग्वे ये सब कहता है, कंपास ही मेरे लिए, ठीक है ना। सवाना कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका का है सवाना। फिर क्या, ब्राजील के क्या है, सेराडो। अमेजन बेसिन की क्या है, सेल्वास, तो अमेजन बेसिन की घास के मैदान को सेल्वास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को पार्कलैंड कहते हैं। वेनेजुएला या कोलंबिया को लानोज कहते हैं ना। फिर शीतोड़ कटिबंधी घास के मैदान क्या कहते हैं, प्रेरी उत्तरी अमेरिका कहते हैं ना। शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान को क्या कहते हैं, हम प्रेरी उत्तरी अमेरिका कहते हैं ना। यूरेशिया को क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। यूरेशिया को क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। हंगरी किसको कहते हैं, पुस्ताज को कहते हैं। पुस्ताज को क्या कहते हैं, हंगरी कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना कहते हैं ना। वेल्ड को दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। डाउन्स को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। क्या होता है, डाउन को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं ना। हमारा प्रेरी क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। प्रेरी क्या हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। स्टेपीज क्या हो जाएगा, यूरेशिया हो जाएगा। पूछताछ क्या हो जाएगा, हंगरी हो जाएगा। पंपास क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। वेल्ड क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। डाउन समर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, डाउन ऑस्ट्रेलिया का है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका का है, इसमें पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड है। यूरेशिया का स्टेपीज है। हंगरी का देखिए, हंगरी के यहाँ पे पूछताछ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना का पंपास है, ठीक है। अब गाइस इसको आइए देखते हैं, विश्व के प्रमुख पठार एवं उनकी अवस्थिति। तो विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति को देखते हैं। तो सान पठार कहाँ, म्यांमार में है नो। फिर पोतवार पठार पाकिस्तान में है। सान पठार म्यांमार में, पोतवार पाकिस्तान पोतवार पठार पाकिस्तान में, पिंडमान पठार यूएसए में। फिर पैटा सोनिया पठार दक्षिण अमेरिका में। फिर ओजार्क पठार यूएसए में। फिर उसके बाद मेसेंटा पठार स्पेन में। फिर अनातोलिया पठार तुर्की में ना। तो गाइस ये सब थोड़ा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको बार बार हम लोग पढ़े भी नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा। फिर देखिए रायमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो क्या है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो देखिए गाइस रायमन मैग्सेसे पुरस्कार क्या है ना, कि यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा मनीला में प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा, रायमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, फिलीपींस सरकार द्वारा मनीला में क्या होता है इसका, मनीला में फिलीपींस सरकार द्वारा इसको क्या कहता है, प्रदान किया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहते हैं, इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ना। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय विनोबा भावे थे ना। तो इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, विनोबा भावे थे, ठीक है गाइस। तो हमारा रायमन मैग्सेसे, और उसके बाद क्या है कि विनोबा भावे से ने भूदान आंदोलन चलाया था। तो हमें क्या है कि इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। यह पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा मनीला क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, मनीला में प्रदान किया जाता है। उसके बाद क्या इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो पूछता है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहा जाता है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार हम किसको कहते हैं, रायमन मैग्सेसे पुरस्कार को, ठीक है। इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। रायमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, विनोबा भावे थे, ठीक है ना। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, ठीक है। फिर गाइस देखिए वर्गीज कुरियन, क्या है, वर्गीज कुरियन, इनको भारतीय श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है ना। तो भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन है, हमारे वर्गीज कुरियन है। तो भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड के नाम से कार्यक्रम शुरू किया था। कहाँ से, ऑपरेशन फ्लड के नाम से कार्यक्रम शुरू किया था ना। फिर मिस यूनिवर्स का किताब, देखिए यह किताब अब तक 3 भारतीय महिलाओं को मिला है। सुष्मिता सेन 1954 में, लता दत्त 2000 में, हरनाथ संधू 2021 में। तो मिस यूनिवर्स ना, यह किताब अब तक 3 भारतीय महिला को मिल चुका है ना। तो 1994 में सुष्मिता सेन को मिला था, और 2000 में लाला दत्ता को मिला था, 2021 में हमारा हरनाथ सिंधु को मिला था। कौन, मिस यूनिवर्स किताब जीता, मतलब जीतने वाली।
फिर क्या है ना कि प्रथम भारतीय सुष्मिता सेन है। उसके बाद क्या है जहाँ से तो मैन बुकर पुरस्कार से आइए देखते हैं मैन बुकर पुरस्कार क्या है ना। तो मैन बुकर पुरस्कार देखिए, ये पुरस्कार निम्न भारतीयों को मिला अब तक। क्या है, BS नायपाल को मिल चुका है, अरुंधति राय को मिल चुका है, सलमान रुश्दी को मिल चुका है, किरण देसाई को मिल चुका है, अरविंद अगड़िया को मिल जाता अरविंद अगड़िया को मिल चुका है, गीतांजलि श्री मतलब बुकर पुरस्कार मिल चुका है इनको भी, ठीक है ना। गीतांजलि श्री के रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में वो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि श्री के लिए नहीं, टर्म ऑफ शायर न टर्म ऑफ शायर है ना, उनको भी मतलब मिल चुका था उसके गीतांजलि श्री। तो वहाँ यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, अरुंधति राय। तो कौन है ये प्रश्न बार बार पूछता है कि मैन बुकर पाने वाली प्रथम महिला कौन है, हमारे अरुंधति राय। तो मैन बुकर पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, हमारा अरुंधति राय न। मैन बुकर पाने वाली प्रथम महिला कौन है, हमारी अरुंधति राय, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि टाइग्रिस नदी को यूफ्रेट्स नदी, इस नदी को दर्जा फरात नदी भी कहा जाता है। इस नदी के किनारे मेसोपोटामिया व बगदाद शहर स्थित है ना। जो हमारे टाइग्रिस नदी और यूफ्रेट्स नदी है, तो इस नदी को हम दजला फरात नदी भी कहा जाता है ना। इस नदी के किनारे हमारा मेसोपोटामिया व बगदाद शहर स्थित है, ठीक है। मेसोपोटामिया व बगदाद शहर स्थित है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1958 में हुई थी। इसे CSIR द्वारा प्रदान किया जाता है ना। यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार KS कृष्णन को प्रदान किया गया था ना। फिर देखिए क्या हमारे WTO क्या है, WTO स्थापना कब थी, 1 जनवरी 1955 मतलब 95 में। तो WTO का मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में ना। तो WTO का स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को। कब हुई थी WTO का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ना। और उसके बाद इस संगठन ने ट्रैफिक और व्यापार पर सामान्य समझौता गेट का स्थान लिया था, ठीक है ना। गेट का स्थान, गेट का भी मुख्यालय हमारा कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब गाइस क्या हमारा बैरन द्वीप ना बैरन द्वीप देखते हैं क्या है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ना। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, श्री विजयपुरम है ना। फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वह विश्व बैंक की स्थापना या तो IMF व विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी ना। इन दोनों संगठनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है ना। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं, ठीक है। कौन है, रेड इंडियंस हमारे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी है ना। तो कौन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF व विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी ना। इन दोनों संगठनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी। फिर देखिएगा क्या करा हमारा नेक्स्ट क्या करा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में इसकी क्या है हमारा, इसका हाई कोर्ट है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में ना। तो क्या स्थापना कब की गई थी, जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा ना। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा। मुख्यालय कहाँ है, द हेग नीदरलैंड में। इनमें क्या 15 न्यायाधीश हैं जिनका कार्यकाल 9 वर्ष के लिए है। फिर इस संगठन में अब तक बने भारतीय न्यायाधीश क्या है, नागेंद्र सिंह है, सर्वनेगल राव है, रघुनंदन स्वरूप पाठक है, दलवीर भंडारी है। फिर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस में। कहाँ है, लियोन फ्रांस में, ठीक है। तो स्थापना कब हुई थी, वर्ष 1923 में 7 दिसंबर 1923 को। मुख्यालय कहाँ, लियोन फ्रांस में है। उसके बाद देखो खाद्य और कृषि संगठन FAO क्या है, खाद्य एवं कृषि संगठन क्या, स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 में। तो मुख्यालय क्या है, रोम इटली में है ना। फिर क्षेत्रीय हवाएं क्या है, क्षेत्रीय हवाएं, तो क्षेत्रीय हवाएं क्या है ना, देखो खमसीन मिस्र ना, चिनूक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ना। फिर उसके बाद सियाको इटली में। फिर क्या है, गिबली लीबिया। उसके बाद बोरा इटली। फोन क्या, ये सब ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है गाइज। 1-2 प्रश्न आता था वो भी नहीं आता है, ठीक।
हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होमगार्ड के लिए हम इस क्लास को करा रहे हैं, ठीक है। इसको पूरे ये आल एग्जाम के लिए, ठीक है, होमगार्ड, यूपी पुलिस के लिए, एसआई के लिए भी है, ठीक है ना। अब देखिए गाइस क्या है, हमारा कुछ खेल है उससे ट्रॉफी किससे कौन किससे संबंधित है ना। देखिए क्या हमारा, तो क्या हमारा क्रिकेट है, क्रिकेट किससे है, देवधर ट्रॉफी से संबंधित है। क्रिकेट किससे संबंधित है, देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ईरानी कप, सीके नायडू ट्रॉफी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो हमारा देवधर ट्रॉफी किससे, क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी किससे, क्रिकेट से है, विजय हजारे ट्रॉफी किससे, क्रिकेट से है, ईरानी कप किससे, क्रिकेट से है, सीके नायडू ट्रॉफी कहाँ, क्रिकेट से है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कहाँ, क्रिकेट से है। फुटबॉल कौन है, संतोष ट्रॉफी हमारे फुटबॉल से है। धुरंड कप किससे है, फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी हमारा फुटबॉल से। धुरंड कप किससे, फुटबॉल से। बेगम हजरत महल कप कहाँ से, फुटबॉल से। सुब्रो मुखर्जी कप कहाँ, फुटबॉल से। मार्डेका कप कहाँ, फुटबॉल से। बैडमिंटन उबेर कप, थॉमस कप, वो ये सब देखो यहाँ से बार बार पूछता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा, उबेर कप, थॉमस कप। तो ये उबेर कप हुआ, थॉमस कप हुआ ना, ये किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। ये प्रश्न बार बार पूछता है। उसके बाद क्या, अमृत दीवान और क्या, यूनेस्को कप, ठीक है। फिर देखिए हॉकी से बेटन कप हुआ, रंगा स्वामी कप हो गया। तो हमारा बेटन कप, रंगा स्वामी कप, उसके बाद बेगम रसूल कप, सुल्तान अजलाम शाह कप, फिर ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है, हमारी हॉकी से संबंधित है ना। फिर आइए देखते हैं कुछ खेल और उसके खिलाड़ियों। तो देखिए गाइज, रग्बी फुटबॉल, रग्बी में हमारे कितना होता है, सबसे ज़्यादा किस में होते हैं ना, तो हमारा रग्बी फुटबॉल में होते हैं। तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस में होती है, रग्बी में होती है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल में जानते हैं आप लोग, इसमें क्या होता है, तीनों में 11-11 होते हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में होते हैं, रग्बी। तो रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा कितने होते हैं, 15 होते हैं ना। सबसे ज़्यादा रग्बी फुटबॉल में होते हैं, कितने होते हैं, 15 होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, इसमें तीनों में क्या 11-11 होते हैं ना। फिर खो खो में 9 होते हैं, बेसबॉल में 9 होते हैं ना, कबड्डी में 7 होते हैं। फिर देखो बेसबॉल में 9 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, पोलो में 4 होते हैं। पोलो में कितने, देखो पोलो, अब पोलो आप उसमें पोलो हैदराबाद के खिलाफ चला गया, तो आप पोलो में क्या होते हैं, 4 होते हैं। बैडमिंटन टेनिस में 1 या 2 होते हैं, ठीक है गाइज। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं कल करवाऊंगा। तो गाइज हमें 1 से 20 तक, 1 से 30 तक इसको पेज को 10 पेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, 1 से 20 से 1 से 31 तक, ठीक है। लेकिन इसको मैं ये सब, इसको कल फिर इस पेज को मैं करवाऊंगा, ठीक है। जो क्रिकेट के बारे में मतलब कि जो खेल के संबंधित है, ठीक है। इसके आगे मैं कल से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।